हेलो बच्चों, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम लाए हैं आपके लिए एक नया वीडियो और इस वीडियो में आज पढ़ेंगे हम बच्चों सार्थक अंक। बच्चों सार्थक अंक किसे कहते हैं, सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे सभी बच्चे या प्रश्न बना लेना सभी। सार्थक अंक किसे कहते हैं, इनके नियम लिखिए। बच्चों वैसे आपके लिए यहाँ पर परिभाषा ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर परिभाषा पूछी जाती है बच्चों। नियम यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि इस अध्याय में से बच्चों 2 नंबर में आता है और 2 नंबर में आपको इतना बड़ा प्रश्न नियम सहित नहीं पूछेंगे। आपको अगर पता होना चाहिए बेसिक नियम है बच्चों, जो आप वैसे भी समझ जाएंगे देख कर। सार्थक अंक, इनको इंग्लिश में बोलते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट या सिग्निफिकेंट नंबर। बच्चे ये होते हैं सार्थक अंक। अब बच्चों सार्थक अंक कैसे कहते हैं, तो बच्चों कई बार प्रयोगशाला में जो प्रैक्टिकल होते हैं, प्रैक्टिकल में जब हम मापन करते हैं लेबोरेटरी में, अब बच्चों आप प्रैक्टिकल करेंगे 11वीं क्लास में आ गए, 12वीं में भी होते हैं, 11वीं में भी होते हैं और अब आगे जो भी साइंस विषय लेंगे वो प्रैक्टिकल करते हैं। बच्चों जो भी हम मापन करते हैं उनमें कुछ ना कुछ अनिश्चितता रहती है, फिक्स मान नहीं आता। कभी हो सकता है 1 पॉइंट कम आए, कभी 1 पॉइंट ज़्यादा आए। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई चीज़ हमने नापी, वो 11.2 ml आई, तो हो सकता है उसका मान 11.1 हो, तो इसमें प्लस माइनस 1 की अनिश्चितता होती है। तो ऐसे अंकों में हम क्या करते हैं, जो भी अंकों में अनिश्चितता होती है ऐसे अंकों को हम सार्थक अंक के द्वारा दर्शा देते हैं। जैसे एक जिसमें 1 अंक की अनिश्चितता हो सकती है +-1। और बच्चों तो इसको हम 11.1 या 11.2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सार्थक अंकों में बच्चों अंतिम अंक जो है वो अनिश्चित रहता है और बाकी जो पहला शुरू के अक्षर रहते हैं वो निश्चित होते हैं। अंतिम अक्षर को जो है अंतिम नंबर जो रहता है उसको अनिश्चित माना जाता है। तो बच्चों सबसे पहले तो हम इसकी परिभाषा को लिख लें। सार्थक अंक हैंड डालना और उसमें लिखना बच्चों सभी, सार्थक अंक वे अर्थपूर्ण अंक होते हैं। सार्थक अंक वे अर्थपूर्ण अंक होते हैं जो निश्चित रूप से ज्ञात होते हों, निश्चित रूप से ज्ञात होते हों। किसी संख्या में अंतिम अंक अनिश्चित एवं अन्य अंक निश्चित होते हैं। जैसे 11.2 में 3 सार्थक अंक हैं। उदाहरण में लिख लेना बच्चे इसको जैसे करके, जैसे 11.2 में 3 सार्थक अंक हैं, 3 सार्थक अंक हैं। बच्चों इसमें 3 सार्थक अंक हैं, 1 2 3, तीनों को लिया है। यहाँ पे दशमलव से कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बच्चों हमें कुछ क्या लिखना है, नियम। तो हेडिंग डालेंगे सभी सार्थक अंकों को लिखने के नियम। सार्थक अंकों को लिखने के कुछ नियम होते हैं बच्चों, तो उन नियमों को आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले हेड डालना और उस पर पहला पॉइंट लिखना। तो बच्चों पहला पॉइंट है सभी अशून्य अंक। अब बच्चों सभी अशून्य अंक क्या होते हैं, अशून्य मतलब जो शून्य ना हो। तो बच्चों कन्फ्यूज मत होना, यहाँ पर अशून्य का मतलब होता है जो शून्य ना हो। सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। बच्चों कोई भी संख्या आप लिखेंगे जिसमें कोई शून्य ना हो, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 14,790, तो यहाँ पे जितने भी अंक हैं कोई भी, यहाँ पर चलो बच्चों कन्फ्यूजन हो सकता है, यहाँ पर हमने बंद कर दिया। तो जितने भी अशून्य अंक है, कोई भी यहाँ पर अंक शून्य नहीं है, तो यहाँ पे सभी क्या हो जाएंगे, सार्थक अंक हो जाएंगे। तो इसको लिख के बच्चों लिख देना, मैं 5 सार्थक अंक हैं, 5 सार्थक अंक हैं। बच्चों जो पॉइंट लिखोगे, पॉइंट लिखने के बाद उसी में साथ में उसका एग्जाम्पल भी समझाते जाएंगे और लिखते भी जाएंगे, जिससे आपको नियम ध्यान रहे, समझ में आए कि क्या है। तो इसमें बच्चों 1 2 3 4 5 हैं, सभी अशून्य अंक हैं। अशून्य मतलब जो शून्य नहीं होते, शून्य अंकों ने को बोलते जिसमें शून्य हो। तो ये हो गया बच्चों पहला नियम। इसके बाद दूसरा जो नियम है वो लिखेंगे, 2 अशून्य अंकों के बीच में उपस्थित, 2 अशून्य अंकों के बीच में उपस्थित सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। तो अशून्य अंक से मतलब बच्चों जो शून्य ना हो, उनके बीच में जितने भी शून्य होते हैं वो सभी क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये है 2009, तो 2009 लिख दिया, तो
ये अशून्य अंक हो गए। अशून्य अंकों के बीच के जितने भी शून्य होते हैं वो सभी क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। बच्चों ने ही लिखा है, दो अशून्य अंकों के बीच के सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। तो बच्चों अगर कोई से पूछे कि सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, तो इसमें कितनी है सार्थक अंकों की संख्या लिखेंगे। जैसे 2009 में सार्थक अंकों की संख्या, या 2009 में 4 सार्थक अंक हैं। तो इसमें कितने सार्थक अंक बच्चों, 4 सार्थक अंक हैं। ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो तीसरा जो नियम लिखेंगे इसमें, तीसरा नियम है आपका, यदि किसी संख्या में शून्य केवल दशमलव की उपस्थिति दर्शाने के लिए लिखा गया है तो वह शून्य सार्थक अंक नहीं होता है। वह शून्य सार्थक अंक नहीं होता है। जैसे देखिए बच्चों 0.00223 में, अब बच्चों बताइए इसमें ये बोला गया है कि यदि किसी संख्या में दशमलव की स्थिति दर्शाने के लिए कोई शून्य लगाए गए हैं तो वो जो है सार्थक अंक नहीं कहलाते। बच्चों यहाँ पे सिर्फ दशमलव की स्थिति बताने के लिए यहाँ पर जीरो जो लगाया है, बाकी ये जीरो का कोई मतलब यहाँ पर नहीं है। तो इसका मेन आंसर कितने सार्थक अंक हो जाएंगे, 2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे में 2 सार्थक अंक हैं, इसको लिखेंगे बच्चों। इसके बाद आ जाएगा अपना चौथा नियम, यदि दशमलव से पहले कोई अशून्य अंक है, यदि दशमलव से पहले कोई अशून्य अंक है, दशमलव से पहले कोई अशून्य अंक है तो दशमलव के बाद के सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। क्या बोला बच्चों, यदि दशमलव से पहले कोई अशून्य अंक है तो अशून्य अंकों के बाद के सभी शून्य क्या हो जाते हैं, सार्थक अंक होते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने लिखा 65.0, तो इसमें बताइए बच्चों, अब ये लिखा उसमें कि दशमलव से पहले अगर कोई अशून्य अंक है तो अशून्य अंक के बाद के सभी शून्य किसमें आ जाएंगे, सार्थक अंकों में आ जाएंगे। तो यहाँ पे बच्चों 1, 2 और 3, तो ये भी शून्य जो है सार्थक अंकों में आता है अगर दशमलव से पहले कोई अशून्य अंक है। तो इसको हम बोलेंगे बच्चों, इसमें सार्थक अंकों की संख्या 3 है। तो लिखेंगे में 3 सार्थक अंक हैं। इस प्रकार से इसका आंसर लिख देंगे। इसके बाद है बच्चों लास्ट एक और नियम लिख लेंगे, यदि दशमलव के पहले कोई अशून्य अंक नहीं है, यदि दशमलव के पहले कोई अशून्य अंक नहीं है तो दशमलव के बाद के अशून्य अंक बाद के सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। तो बच्चों सार्थक अंकों को लिखने के ये 4 नियम हैं बच्चों। ऐसे और बहुत सारे भी हैं, लेकिन ये आपको इतने की जरूरत पड़ेगी, इतने में बहुत सारे आप बना सकते हैं। इसके बाद बच्चों अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और हमारा ये चैप्टर भी बच्चों अब समाप्त होने में है लगभग, है ना। एक आध पार्ट और बनेगा या 2 पार्ट, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो बच्चों इसके लास्ट में हम आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न भी देंगे। इससे पहले चलिए आज जल्दी से ये चैप्टर को खत्म करते हैं और एक नया क्वेश्चन करते हैं। तो अब नया प्रश्न है बच्चों, सभी नोट करेंगे प्रश्न को। अंतरराष्ट्रीय पद्धति कोष्टक में लिख देना SI इकाई। अंतरराष्ट्रीय पद्धति के आधार भौतिक राशियों के नाम और उनके मात्रक लिखिए। अंतरराष्ट्रीय पद्धति के आधार भौतिक राशियां एवं उनके मात्रक लिखिए। ये बच्चों प्रश्न है, और इसके बाद हेडिंग बना लेंगे इसी प्रश्न में से और फिर लिखेंगे। आपको इस प्रकार से सारणी बना लेना है, और इसके बाद ये 7 भौतिक आधार इकाइयाँ हैं बच्चों। अब ऐसे में बहुत सारी मापने की बहुत सारी इकाइयाँ होती हैं, लेकिन मूल जो 7 इकाइयाँ हैं ऐसा इकाइयाँ। अब बच्चों कई बार होता क्या है, हम जो मापने के तरीके अपनाते हैं हर जगह अलग अलग हो जाता था, तो अब ये इसमें दिक्कत हो रही थी सबको एक साथ एक जैसा बनाने में। तो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है
जिससे हम SI बोलते हैं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इकाइयों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। तो उसमें बच्चों 7 जो है मूल भौतिक आधार राशियां मानी गई हैं। इन्हीं 7 से ही आप किसी भी प्रकार की और इकाइयां बना सकते हैं। जैसे बच्चों अब किसी चीज को हम मीटर में, ऊंचाई में या किसी में भी लेते हैं। मान लो इस कमरे की आप ऊंचाई लें, लंबाई लें या चौड़ाई लें, तो नापेंगे तो बच्चों हम इसको किस में, लंबाई में ही, है ना। चाहे चौड़ाई हो, चाहे ऊंचाई हो, चाहे मोटाई हो किस चीज की, तो नापते तो लंबाई में ही है। तो इसलिए लंबाई का एक निश्चित मात्रक बना दिया, लंबाई का संकेत L और इसकी जो मात्रा हो जाएगा निश्चित M। सभी इसको मीटर में लेंगे SI इकाई। और बच्चों कंपटीशन में जहां भी जरूरत पड़ती है तो इन SI इकाइयों की जरूरत पड़ती है। इन्हीं से हम किसी भी को भी फिर बना सकते हैं। तो बच्चों इनके आपको सबसे पहले तो विद्युत धारा का जो संकेत है वो लिखना है, फिर इसका जो SI पद्धति मात्रक क्या नाम है उसको लिखना है और उसका फिर संकेत लिखना है। तो इस प्रकार से 4 कॉलम बनेंगे बच्चों। तो विद्युत धारा, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो विद्युत धारा को बच्चों I से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा का संकेत क्या होता है बच्चों, I। ये तो बच्चों हमने 10वीं में भी आपको बताया है और सब बच्चे जानते हो 10वीं में विद्युत धारा को I से दर्शाते थे। और बच्चों यहाँ पर जो इसका SI मात्रक है बच्चों, SI मात्रक हम बाद में लिखेंगे, पहले इनके संकेत लिख लें। बच्चों तापक्रम, तापक्रम से मतलब है तापमान या ताप। तो ताप का बच्चों हम किसमें नापते हैं, संकेत क्या होता है बच्चों, तापक्रम का टेम्परेचर में T। तो ताप का हो जाएगा यहाँ पर T। मतलब ज्योति तीव्रता कहीं भी सब तीव्रता अगला लगा रहता है। तो ज्योति तीव्रता बच्चों यहाँ पर होता है, इसको भी I से दर्शाते, लेकिन इसके साथ में भी लगा रहता है। ये एक तरह से बच्चों ये कह सकते हैं जो प्रकाश के वेग होता है तीव्रता। जैसे सूर्य की रोशनी आपने देखा होगा, सुबह सुबह थोड़ी सी कम लगती है, दोपहर में उसकी तीव्रता जैसे जैसे दिन चढ़ता है ज्यादा होती जाती है, उसकी वही किरणें बहुत तेज लगने लगती है हमको, तो वो हो जाती है एक तरह से तीव्रता। तो किसी भी चीज का प्रकाश का वेग जो है वो उसको बोलते हैं तीव्रता, ज्योति तीव्रता। इसके बाद बच्चों पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा को बच्चों दर्शाते हैं हम स्मॉल n से, जिसको हम मोल भी बोलते हैं। इसके लिए आगे पढ़ेंगे। समय, समय को बच्चों T है, ये ध्यान रखना है आपको। समय का जो है संकेत क्या हो जाएगा T। अब बच्चों द्रव्यमान का जो संकेत है वो है आपका M और लंबाई का मात्रक बच्चों है संकेत है L। तो बच्चों लंबाई यानी L, L मतलब लेंथ, द्रव्यमान मतलब मास और मास का स्मॉल लेटर M हमने यहाँ पर रख दिया। समय मतलब टाइम और टाइम का मतलब T, स्मॉल T। पदार्थ की मात्रा N, मोल होते हैं, इसको हम आगे लिखेंगे अभी। ज्योति तीव्रता इंटेंसिटी I और तापक्रम, ताप मतलब टेम्परेचर तो T और विद्युत धारा I। अब बच्चों आते हैं इनके SI मात्रकों पर। तो बच्चों इनके SI मात्रक जो है वो देखिए, विद्युत धारा का जो SI मात्रक है वो होता है एम्पियर, जिसको हम यहाँ पे हिंदी में पहले नाम लिखेंगे, संकेत उस तरफ लिखेंगे। तो ये होता है एम्पियर, तो ये एम्पियर हो गए। इसके बाद बच्चों तापक्रम का संकेत हो गया T, लेकिन इसके SI जो मात्रक का जो नाम है वो होता है केल्विन। क्या होता है बच्चों, केल्विन। केल्विन में नापते हैं हमेशा ताप को। फिर इसके बाद ज्योति तीव्रता आती है। ज्योति तीव्रता इसको नापते हैं बच्चों कैंडेला में। किसमें नापते हैं, कैंडेला। और इसके बाद पदार्थ की मात्रा N जो है उसको नापते हैं बच्चों मोल में, मोल में। और समय जो T है इसको बच्चों नापते हैं सेकंड में। किसमें नापते हैं बच्चों, सेकंड में। इसके बाद द्रव्यमान मास है, मास को नापते हैं बच्चों किलोग्राम में। किसमें नापते हैं बच्चों, किलोग्राम में। इसके बाद लंबाई L आता है और इसको नापते हैं बच्चों मीटर में। किसमें नापेंगे, मीटर में। तो ये हो गए बच्चों इनके नाम। अब इनके हमको बच्चों SI मात्रकों के नाम हुए। SI मात्रकों का यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, संकेत। तो एम्पियर का जो संकेत होगा बच्चों वो हो जाएगा A, केल्विन का संकेत बच्चों K, कैंडेला का संकेत होता है बच्चों CV और मोल का संकेत हो जाएगा बच्चों MOL, सेकंड का संकेत बच्चों S और किलोग्राम का संकेत बच्चों यहाँ पर kg और मीटर का संकेत बच्चों हो जाएगा स्मॉल f। तो इस प्रकार से बच्चों ये हो जाती हैं आपकी इनकी इकाइयां। और ये इनके सभी बच्चों यहाँ पे से बहुत विकल्प बनते हैं। पहले कई वर्षों में बोर्ड द्वारा ये पूछे गए हैं। इस पिछली बार 1-2 साल पहले ये पदार्थ की मात्रा का संकेत भी पूछा था। यहाँ पे द्रव्यमान का भी पूछ चुके हो कि पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता का जो SI इकाई है वो बताइए। तो इस प्रकार से आपको ये सभी के अच्छे से याद कर लेना है। और बच्चों एक चीज और कोशिश करते हैं हम इसको बताने की आपको कि इसकी ट्रिक से भी याद कर सकते हो आप।
इसको आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। ट्रिक से हम बता रहे हैं, वो यहाँ पर ऐसे मात्रा को कोई संकेत है, वो उसकी जो ट्रिक है वो हम बता रहे हैं। आपको संकेत अगर पता है तो संकेत से आप इनके नाम भी लिख सकते हैं। ए से एम्पियर, के से केल्विन, सी से कैंडेला, MOL से मोल, मोल से सीधा सीधा दिख रहा है बच्चों, सेकंड, S से सेकंड, किलोग्राम से किलोग्राम, M से मीटर। तो इस प्रकार से याद रह जाएगा बच्चों। हम इसकी आपको ट्रिक बता रहे हैं यहाँ पर। तो ए से बच्चों यहाँ पर हो जाएगा आज, के से हो जाएगा बच्चों कल, आज कल। CD, तो CD तो बच्चों आपने शायद देखी होंगी, वो पहले चलती थी CD, जिसमें भी CD जो रहती थी और उसमें कैसेट लगाते हैं और फिल्में गाने वगैरह जो भी चीज देखना आपको इसको लगा कर देख लेते। तो आजकल CD। मॉल, मॉल जानते हैं बच्चों, जहाँ पर बहुत सारा सब हर प्रकार का अपने दैनिक जीवन में उपयोगी चीजें, जो मॉल आजकल चल रहे हैं, बहुत सारी दुकान लगी होती है कि मकान में, भवन में, तो ऐसे उसको हम क्या बोलते हैं, मॉल बोलते हैं। तो आजकल CD मॉल से, मॉल से, S मतलब से, मॉल से किलोग्राम, मॉल से किलोग्राम में, किलोग्राम में यहाँ पर हो जाएगा बच्चों किलोग्राम, M से हो जाएगा में, किलोग्राम में, नीचे अपने मन से लगा लेना है, बिकती है। आजकल CD मॉल से किलोग्राम में बिकती है, मतलब जो मॉल होते हैं उनमें CD बिक रही हैं, वो कैसे बिक रही हैं, किलोग्राम में बिक रही हैं। पहले वो ऐसे मिलती थी संख्या से, अब कैसे मिल रही हैं, किलोग्राम में मिल रही है। तो बच्चों ये देखो क्रम से ही आपका इस प्रकार से लिखा गया, ए से आज, के से कल, CD से CD, मोल से मोल, S से किलोग्राम से किलोग्राम और में से में, और वहां की जो बिकती है वो अपन को मन से लगाना है। तो बच्चों इस प्रकार से आपको ये याद हो जाएंगे। बच्चों ये पूछ चुके हैं, इसको बहुत अच्छे मतलब बहुत अच्छे से याद कर लेना इस सवारी को, और ये ट्रिक्स आपको मन में याद रखना, नहीं ये लिख के आ जाओ पेपर में। हाँ, तो बच्चों ये बहुत अच्छा है आपको याद करने के लिए, जिससे आप भूलेंगे नहीं, और अपने हिसाब से भी ट्रिक बनाना हो तो बना सकते हैं याद रखने के लिए। तो ये संकेत अच्छे से याद रखना। अब बच्चों कुछ इसमें से जो इम्पोर्टेंट है उन प्रश्नों को हम लिख लेते हैं, जैसे द्रव्यमान के SI मात्रा क्या है और इसको कैसे परिभाषित करेंगे, एक इस पर से प्रश्न बनता है। तो बच्चों यहाँ से एक प्रश्न लिखेंगे सभी कि द्रव्यमान का SI मात्रा क्या है एवं इसे कैसे परिभाषित करेंगे। द्रव्यमान का SI मात्रा क्या है एवं इसे किस प्रकार परिभाषित किया जाता है या करेंगे। तो सबसे पहले तो बच्चों उत्तर डाल के SI मात्रा तो अभी हमने पढ़ा कि द्रव्यमान का SI मात्रा क्या होता है बच्चों, किलोग्राम। क्या होता है, किलोग्राम यानी kg। सबसे पहले ये लिख लेंगे द्रव्यमान का SI मात्रा, SI ऐसे लिखना बच्चों, SI मात्रा भी बोल सकते हो और इकाई भी बोल सकते हो। तो द्रव्यमान का SI मात्रा किलोग्राम हिंदी में भी लिख सकते हो और kg संकेत भी लिख सकते हो, दोनों लिख देना। किलोग्राम यानी kg होता है। इसके बाद है ना लेना किलोग्राम। अब किलोग्राम को परिभाषित भी करना है ना। तो प्रश्न ध्यान से सुनना सभी पहले कि द्रव्यमान का SI मात्रा क्या है एवं इसे मतलब द्रव्यमान को परिभाषित नहीं करना, किलोग्राम को करना है, एवं किलोग्राम को परिभाषित कैसे किया जाता है। तो बच्चों इसका अवधारणा लेंगे सभी किलोग्राम। तो बच्चों इसकी थोड़ी सी स्टोरी है, कहानी टाइप की, समझ लो इसको कि पेरिस है एक शहर, उस पेरिस के सेब्रे नाम का नगर है, सेब्रे नाम का नगर, उस नगर में स्थित है एक अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो कार्यालय। उस कार्यालय में एक बेलन रखा हुआ, बेलन बड़ा सा, और वो किसके बना है बच्चों, प्लेटिनम इरिडियम, एक प्लेटिनम BTO बोलते हैं और इरिडियम IR बोलते हैं। प्लेटिनम इरिडियम धातु का, और दोनों धातुएं मिली हुई हैं इसलिए इसको मिश्र धातु बोलते हैं। तो प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु का बना हुआ एक बेलन रखा हुआ है, और उस बेलन का व्यास कितना है बच्चों, चौड़ाई लंबाई, चौड़ाई जो व्यास है मतलब उसका बेलन है तो वो गोल होगा, तो उसका व्यास है 39 मिलीमीटर, और जो ऊंचाई है उसकी वो है बच्चों 39 मिलीमीटर। तो दोनों ही मिलीमीटर में बराबर है बिल्कुल। तो इतने इसके बराबर के द्रव्यमान को 1 किलोग्राम या मानक किलोग्राम माना गया है बच्चों। ये इसकी कहानी थी। इसी प्रकार से इसको हमने परिभाषित किया। ये अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो ने जो दिया द्रव्यमान को वो इसी प्रकार से नापा है, एक स्टैंडर्ड बना दिया, और इसी स्टैंडर्ड को पूरे सभी जगह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मतलब विदेशों में तक इसी चीज को मान्यता मिल गई है। तो बच्चों सभी किलोग्राम हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे पेरिस के पास सेब्रे नगर में स्थित मापतौल के अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो कार्यालय, मापतौल के अंतरराष्ट्रीय
ब्यूरो के कार्यालय में, अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो के कार्यालय में प्लेटिनम इरिडियम, बच्चों संयोजक चिन्ह लगा के आप जोड़ के लिखना दोनों को, प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु का बना हुआ एक बेलन रखा है, मिश्र धातु का बना हुआ एक बेलन रखा है जिसका व्यास 39 mm एवं ऊंचाई 39 mm है, है। इस बेलन के द्रव्यमान के समतुल्य या बराबर द्रव्यमान या भार को 1 किलोग्राम या मानक किलोग्राम माना गया है। तो इसकी ये परिभाषा बनती है, इसी को ऐसे थ्योरी टाइप कहानी टाइप में लिखना थी अपन को। तो बच्चों आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं, अब मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।